हेलो एवरीवन। तो वेलकम टू माय फर्स्ट वीडियो। तो ये मेरे यूट्यूब का फर्स्ट एवर लॉन्ग वीडियो है एंड या आई एम सो एक्साइटेड फॉर दिस। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ये वीडियो मेनली सुधा मूर्ति मैम के बारे में है, उनकी जर्नी के बारे में है। सो आई यू गाइस एक्साइटेड? सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो विदाउट एनी डिले। तो इस स्टोरी की बिगिनिंग होती है कि मैम ना एक न्यूज़पेपर पढ़ रही होती हैं सुबह सुबह। तो जब वो न्यूज़पेपर पढ़ रही होती हैं तो स्टार्टिंग से वो आराम से न्यूज़पेपर पढ़ लेती हैं, लेकिन बाद में न्यूज़पेपर के लास्ट में एक एक्चुअली वो जो पढ़ रही होती है ना, वो एक एडवर्टीज़मेंट होता है उस न्यूज़पेपर में। तो जब वो लास्ट में, पहले तो वो आराम से उन्होंने पढ़ा क्योंकि वो एक जॉब के बारे में वो एडवर्टीज़मेंट था, लेकिन बाद में वो नीचे उन्होंने ध्यान दिया ना तो एक हेडिंग थी। उस हेडिंग को पढ़ने के बाद मैम एकदम से चौंक से गई, उनका एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज हो गया। तो एक्चुअली उस हेडिंग में ये लिखा था कि वो एक इंजीनियरिंग जॉब के लिए इंटरव्यू था, बट उसमें ये लिखा था कि विमेन शुड नॉट अप्लाई फॉर दिस जॉब, विमेन आर नॉट अलाउड फॉर दिस जॉब। तो उनको इस चीज़ के लिए बहुत बुरा लगा क्योंकि उस टाइम इंडिया इंडिपेंडेंट हो चुका था और एक इंडिपेंडेंट कंट्री में जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा था। तो मैम को ये चीज़ बहुत बुरी लगी कि आप कैसे जेंडर के बेसिस पे किसी की क्वालिटी, कौन क्या चीज़ कर सकता है, कौन किस जॉब के लिए एबल है या नहीं, आप ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं। तो मैम ने फटाफट से, मतलब उसी टाइम उन्होंने एक लेटर लिखा उस कंपनी के एमडी को। आपको पता है उस वो कौन सी कंपनी थी? वो कंपनी थी जेआरडी टाटा सर की, यानी टेस्को कंपनी। तो उन्होंने जेआरडी टाटा सर को वो लेटर लिखा जिसमें उन्होंने उनकी ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग को खूब क्राइटिसाइज़ किया। उनको लगा कि वो ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग रखते हैं, मतलब वो वुमेन्स के बारे में अच्छा नहीं सोचते, पिछड़ी सोच रखते हैं। तो ये उन्होंने सारी बातें अपनी रखी और क्राइटिसाइज़ किया इस आइडिया को, इस एडवर्टीज़मेंट को। फिर उसके बाद वो आराम से अपनी निजी लाइफ में बिज़ी हो गई, अपनी पर्सनल लाइफ में, क्योंकि वो उस टाइम पढ़ाई कर रही थी। तो उन्होंने नहीं सोचा था कि इतना सब कुछ कहने के बाद भी उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। उन्हें तो लगा मेरा काम तो हो गया, पता नहीं वो लेटर पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे। लेकिन हुआ ये कि जब डी टाटा सर को उनका वो लेटर मिला, वो बिल्कुल एस्टोनिश थे, क्योंकि आज के टाइम पे कोई बड़ी बात नहीं है कि आज की विमेंस जो है गलत गलत के खिलाफ आवाज़ उठा रही हैं। लेकिन उस टाइम पे कंट्री को जो है इंडिपेंडेंट हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, विमेंस के अंदर अभी भी डर था। बट मैम के जज्बे को देख के, उनके डेडिकेशन, उनके करेज को देख के सर एकदम चौंक गए, क्योंकि उस टाइम पे इतनी बड़ी कंपनी के एमडी को लेटर लिखना और इस तरह से अपनी बात रखना, उनको क्राइटिसाइज़ करना वाज नॉट इजी, इट वाज नॉट इजी। सो उन्होंने अपने जो है हाँ, अपने हेल्पर्स से कहा कि जो है, मतलब अपने एम्प्लॉयज़ से, कि एक काम कीजिए, आप जिस भी लेडी ने ये लेटर लिखा है उसको टेलीग्राम सेंड कीजिए और उसे पुणे बुलाइए इंटरव्यू के लिए। तो मैम को जब वो टेलीग्राम मिला ना, मैम बिल्कुल चौंक गई, क्योंकि उन्होंने सोचा ही नहीं था यार, मतलब मैंने इतना सब कुछ कह दिया, कितना क्राइटिसाइज़ किया, इतना सब कुछ कहने के बाद भी कोई आदमी मुझे क्यों अपनी कंपनी के इंटरव्यू के लिए बुलाना चाहता है। तो मैम नहीं जाना चाहती थी। तो उस टाइम वो हॉस्टल में पढ़ रही थी ना, तो उनके कुछ फ्रेंड्स ने कहा सुधा तुम्हें ये मौका गंवाना नहीं चाहिए। तो मैम ने कहा ऐसा क्यों क्यों तो उन लोगों ने बोला कि उनके फ्रेंड्स ने, सुधा मैम के फ्रेंड्स ने उनसे कहा कि देखो सुधा, आने जाने का तुम्हारा पूरा खर्चा तो कंपनी उठा रही है, अगर तुम्हारा इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं भी होता है, तुम्हारी जॉब नहीं भी लगती है, तुम इसी बहाने पुणे घूमाना। और पुणे में साड़ियाँ बहुत सस्ती मिलती हैं, तुम हम सब से 30-30 रुपये कलेक्ट कर लो, तुम जाके हम लोगों के लिए यार वहाँ से साड़ियाँ ले आओ, कम से कम हम लोग वहाँ की अच्छी अच्छी साड़ियाँ तो पहन पाएंगे। कोई बात नहीं, इंटरव्यू नहीं होगा, तुम पुणे घूम आओगी और तुम्हारा कोई खर्चा भी नहीं लगेगा और हम लोगों का काम भी हो जाएगा। तो मैम अभी भी सोच के हंसती हैं इस बात को कि मैं किस इंटेंशन से पुणे गई थी। मुझे बुलाया इंटरव्यू के लिए जा रहा था और मैं गई थी वहाँ पर साड़ी ख़रीदने के लिए।
तो उन्होंने अपने सारे फ्रेंड्स से 30 रुपीज़ कलेक्ट किए और वो निकल पड़ी पुणे इंटरव्यू देने के लिए। तो जब वो वहाँ ऑफिस में गई ना, तो मतलब सब देख के उनको बोलने लगे, अच्छा अच्छा अच्छा, ये वही लेडी है जिसने बॉस को लेटर लिखा था। तो मैम बिल्कुल डर गई। जो उनके अंदर इतनी सी होप थी ना कि क्या पता मेरा इंटरव्यू में एक सिलेक्शन हो जाए, मैंने अच्छे से पढ़ाई की है, क्या पता वो लोग मुझे सिलेक्ट कर लें। बट उनकी जो इतनी सी होप थी ना, वो भी गई ये सब सुनने के बाद कि सब उनको ऐसे इंडिकेट कर रहे थे। फिर उनका इंटरव्यू 2.5 घंटे तक चला था, जो कि 6 मेंबर्स ने लिया था उनका इंटरव्यू। 6 लोग थे उस ग्रुप में। तो मैम बताती हैं कि उन लोगों ने 2.5 घंटे तक सिर्फ मेरा इंटरव्यू लिया। फिर एक के बाद एक मुझसे क्वेश्चन किया, मैं आंसर करती गई। फिर लास्ट में जब मैं सिलेक्ट हो गई तो एक बूढ़े से आदमी ने मुझसे कहा कि बेटा, ऐसी बात नहीं है कि हम डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, हम आप लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं देना चाहते। बात ये है कि हमारे पास उतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, क्योंकि वुमेन ज़्यादातर इस जॉब के लिए अप्लाई नहीं करती। तो हमारे पास सेपरेट फैसिलिटीज़ नहीं है वुमेन्स के लिए, सेपरेट कॉलेजेस, सेपरेट वॉशरूम, सेपरेट हॉस्टल्स। तो उन आपको हो सकता है प्रॉब्लम हो, तो इसलिए हम लोग ने वहाँ पर लिख दिया था कि विमेन शुड नॉट अप्लाई फॉर दिस जॉब। बट आपके करेज और आपके डेडिकेशन को देख के लगता है कि आप वो सारे चैलेंजेस फेस कर सकती हैं। तो इस तरह सुधा मूर्ति मैम इंडिया की फर्स्ट इंजीनियर विमेन बनी। उस टाइम पे मैम बताती हैं कि जैसे कि वो हमारा इंडिया एक पुरुष प्रधान देश है, तो एक पेट्रियार्की कंट्री है। तो यहाँ पर उस टाइम पे तो ये चीज़ और भी ज़्यादा होती थी, मेल डोमिनेटेड था। तो लोगों को, जो वहाँ पे उनके मेल कलीग्स थे, तो उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था सुधा मैम के साथ काम करना। मतलब उनके साथ जो है वो कोऑपरेट नहीं करते थे, उतने अच्छे से बात नहीं करते थे। तो मैम को स्टार्टिंग में ना बहुत बुरा लगता था। मैम कहती हैं कि मतलब स्टार्टिंग में मुझे बहुत बुरा लगता था इस चीज़ का कि मेरे साथ ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है, मैं तो सबसे अच्छे से बात कर रही हूँ। बट धीरे धीरे करते वो सीख गई। मैम बहुत अच्छी एक लाइन लिखी है उन्होंने इस बुक में कि जब आप अपनी शत्रु की भाषा बोलना सीख जाते हैं, तब समझ लीजिए आपने अपनी आधी जंग जीत ली है। तो यही हुआ उनके साथ। वो भी उनके डबल इग्नोर करने लगी, आप मुझसे बात नहीं करेंगे, मैं भी आपसे बात नहीं करूँगी, मैं सिर्फ 100% दूंगी अपने वर्क को, फिर चाहे मेरे साथ कोई कोऑपरेट करे ना करे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैम अपने पूरे मन से अपना काम करने लगी। तो आप लोगों को याद होगा कपिल शर्मा शो में उनका एक रील बहुत फेमस हुआ था, जिसमें वो बताती हैं कि out of 599 boys she was the only girl in her college। एंड वो कैसे कितना स्ट्रगल उन्होंने किया उसमें उन्होंने पूरे अपनी लाइफ में बताया हुआ है। तो मैम बताती हैं कि उनके पापा एक डॉक्टर थे और उनके पापा ने कभी उन्हें गहने महंगे कपड़े लाकर नहीं दिए, लेकिन हाँ, उनके घर में पढ़ाई का बहुत प्रेशर था। उनके पापा सबका ये कहना था कि सबको पढ़ाई करनी। ऐसा नहीं था कि मैम एक लड़की थी तो उनको रोका गया पढ़ने से, बल्कि और भी ज़्यादा फोर्स किया गया, बिकॉज कि तुमको पढ़ना है। तो उनके घर को एक तरह की लाइब्रेरी बना दिया गया था। इतनी सारी बुक्स थी उनके पास। कपड़ों, जैसे आजकल की गर्ल्स के पास जो है ईयररिंग्स का, रिंग्स का और मेकअप का, ड्रेसेस का कलेक्शन होता है, लेकिन उनके पास बुक्स का कलेक्शन था। तो वो बताती हैं कि मेरे पास बहुत सारी किताबें थी और इन्हीं चीज़ों की वजह से उनका इंटरेस्ट डेवलप हो गया मैथमेटिक्स में और रीडिंग एंड राइटिंग में। तो उस ऐसे धीरे धीरे करके उनका इंटरेस्ट और भी गहरा होता हुआ। सबने ये सोचा था कि वो डॉक्टर बनेंगी, बट इसका बिल्कुल उल्टा हुआ। वो अपने एरिया से पहली इंजीनियर बन के निकली। तो उसके बाद ये हुआ। अब इस स्टोरी की सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो कि है सुधा मैम का नारायण सर से मिलना। तो उनकी एक फ्रेंड थी जिनका नाम था प्रसन्ना। तो प्रसन्ना मैम से सुधा मैम कभी कभी बुक्स ले लिया करती थी उनकी कुछ पढ़ाई करने के लिए। तो जब भी वो उनकी बुक का फ्रंट पेज ओपन करती थी ना, तो उन्हें हमेशा एक नाम लिखा दिखता था और वो लिखा रहता था नारायण मूर्ति। तो ऐसा 2-3 बार हुआ। तो सुधा मैम ने पूछा, अच्छा प्रसन्ना, तुम ये बताओ कि मतलब ये तुम्हारे
बुक के फ्रंट पेज पर ये नारायण मूर्ति का नाम क्यों लिखा रहता है, कौन है ये नारायण मूर्ति। तब प्रसन्ना मैम ने बताया कि ये उनके कोई बहुत ख़ास दोस्त हैं जो कि पेरिस से पढ़ाई करके लौटे हैं। तो मैम ने जब उनके बारे में सुना तो मैम मतलब एक इमेज फॉर्म हो जाती है ना, जब हम किसी के बारे में ऐसे सुनते हैं, हम उसे प्रेजुडाइज भी कह सकते हैं। तो जब एक इमेज फॉर्म हो जाती है हमारे मन में किसी के बारे में, एक जब कोई जैसे एक नॉर्मल लड़की जो कि इंडिया में रहती है, छोटे से गांव से है, तो उनके लिए एक बड़ी बात थी कि कोई लड़का है जो कि पेरिस से पढ़ाई करके आया है, मतलब वो और भी ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा, मतलब स्मार्ट होगा। लेकिन जब वो रियल में मिली ना नारायण सर से, तो वो उनकी इमेजिनेशन के बिल्कुल विपरीत थे, बिल्कुल अलग थे, बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल से, सिंपल से। बट एक बात थी, वो अपने विज़न को लेके बहुत क्लियर थे कि उनको अपनी लाइफ में आगे क्या करना है, वो आज से 5 साल बाद खुद को कहाँ देखना चाहते हैं। मतलब इस चीज़ को लेके वो बिल्कुल माइंडसेट उनका बहुत अच्छा था, कि बहुत सही था, बहुत एकदम क्लियर पर्सन थे वो कि मुझे आगे चल के यही चीज़ करनी है। कन्फ्यूज़्ड बिल्कुल भी नहीं थे, और मैम को ये चीज़ बहुत अच्छी लगती थी उनके बारे में। तो जब नारायण सर ने सुधा मैम को प्रपोज़ किया था शादी के लिए, तब उन्होंने बोला था, सुधा तुम एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हो, तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, तुम एक अच्छी जॉब कर रही हो, अच्छा पैसा कमाती हो, सुंदर हो, इंटेलिजेंट हो, तुम जिससे चाहो उससे शादी कर सकती हो, लेकिन क्या तुम मुझसे शादी करोगी। तो ये था उनका वे ऑफ प्रपोज़ल। तो सुधा मैम ने हाँ कहा। बट अभी जो भैया लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं उनको यही कहूँगी कि आप इस प्रक्रिया को ना दोहराएं। आप आगे समझ सकते हैं, मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी, लेकिन आप इस प्रक्रिया को मत दोहराइएगा, क्योंकि आज का समय ऐसा नहीं है छोड़ के भाग जाएगी भाग भी आपको। ओके, तो आप लोग तो ये प्रक्रिया, क्योंकि उन लोगों का रिलेशनशिप था ही ऐसा, दोनों एक दूसरे को लेके बहुत कोऑपरेटिव थे, स्पेशली सुधा मैम ना। शायद अगर सुधा मैम नारायण सर की लाइफ में ना होती तो नारायण सर आज जहाँ हैं वहाँ नहीं होते। अभी आपको आगे पता चलेगा कि किस तरह हर एक मोड़ पर सुधा मैम ने हमेशा नारायण सर का साथ दिया है। तो जब पहले तो सुधा मैम के पापा मान नहीं रहे थे शादी के लिए, लेकिन जब वो नारायण सर से मिले, उनको जाना, तो वो मान गए शादी के लिए, और दोनों की शादी हो गई। शादी होने के बाद दोनों बेंगलोर चले गए, वहीं पर एक फ़्लैट लेके रहने लगे। फिर सर को एक जॉब का ऑफ़र आया जिसके लिए उनको लंदन जाना था। आई एम नॉट श्योर अबाउट द कंट्री, आई थिंक मैं फ़ॉरेन वर्ड यूज़ कर लेती हूँ। हाँ, तो उन्हें जिसके लिए फ़ॉरेन जाना था, तो मैम भी उनके साथ गई। तो वहीं पर 6 मेंबर्स, यहाँ पर भी 6 मेंबर्स हैं, तो 6 लोगों के साथ मिल के उन्होंने इन्फोसिस को फाउंड किया। अब बताइए, जब हम किसी इंस्टीट्यूट को फाउंड कर रहे हैं, हम किसी इंस्टीट्यूट की स्थापना कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ पैसे तो अपनी तरफ से लगाने पड़ेंगे। तो उस हर एक मेंबर को, उन 6 के 6 मेंबर को 10-10 हज़ार रुपये अपनी तरफ से लगाने थे। और उस टाइम तो सर के पास पैसे थे नहीं, तो वो 10,000 रुपये भी सुधा मैम ने अपनी तरफ से दिए थे नारायण सर को। यानी इन्फोसिस की लीव रखने में सुधा मैम ने अपनी पूंजी लगाई थी। और वो ये भी बताती है ना कि जब वो लोग रिलेशनशिप में थे, जब वो लोग कभी बाहर खाने वाने जाते थे, कहीं बाहर जाते थे, तो हमेशा बिल सुधा मैम ही पे करती थी। तो ऐसे कर करके उनके नारायण सर के ऊपर 8,000 का कर्ज आ गया। तो मैम ने पूरा वो बाकायदा डायरी में नोट किया था कि हाँ, यहाँ पर मैंने इतने इतने पैसों का बिल भरा है। तो फिर लेकिन जब दोनों की शादी हुई तो मैम ने वो बिल फाड़ दिया। फिर मैम बताती हैं, लेकिन अब अभी भी वो क्लेम करती हैं कि अभी भी मुझे मेरे पैसे वापस नहीं मिले हैं। तो इस तरह वो हमेशा सर को सपोर्ट करती थी। लेकिन जब इन्फोसिस की स्थापना हो गई तो सर के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन आया। वो उनको जॉब छोड़नी पड़ रही थी, क्योंकि उनको इन्फोसिस के लिए काम करना था, उस पर ध्यान देना था, क्योंकि वो स्टार्टिंग थी। तो उन्होंने मैम को अपनी प्रॉब्लम बताई, तो मैम ने बोला, कोई बात नहीं नारायण, तुम टेंशन मत लो, मैं तुमको 3 साल का अवकाश दे रही हूँ, मतलब 3 साल की छुट्टी पर मैं तुम्हें भेज रही हूँ। उन 3 साल में सारी जिम्मेदारी परिवार की मेरे ऊपर है।
सब कुछ मैं हैंडल करूँगी, तुम बस इन्फोसिस पे ध्यान दो, लेकिन याद रखना मैं बस तुम्हें 3 साल की छुट्टी दे रही हूँ। तो वो 3 साल में सर ने भी अपना वादा पूरा किया, इन्फोसिस खूब ग्रो हुआ, बट ये 3 साल सुधा मैम ने ही पूरी ज़िम्मेदारी उठाई और वो साथ ही साथ इन्फोसिस में भी काम करती रहती थी। और इसी बीच अक्षता मैम बॉर्न हुई, तो अक्षता मैम को हुबली छोड़ के आना पड़ा और मैम सुधा मैम अभी भी काम करती थी इन्फोसिस में। तो वो दिन रात मेहनत करती थी सर के साथ, और जो सर के कलीग्स थे उनको भी सुधा मैम का काम बहुत अच्छा लगता था और वो चाहते थे कि सुधा मैम ऐसे ही काम करती रहे। और मैम को भी, वो आफ्टर ऑल वो प्रोफेशनलिस्ट थी उस काम में, उनको भी वो काम बहुत पसंद था। तो वो फिर उसके बाद मैम के छोटे बेटे राहुल सर बॉर्न हुए, तो उसके लिए वापस मैम को हुबली जाना पड़ा अपने मम्मी पापा के पास। वहाँ पर जब उनकी डिलीवरी हुई तो मैम वापस आना चाहती थी, अपना काम शुरू करना चाहती थी जब सर थोड़े बड़े हो गए। तो लेकिन तब नारायण सर ने बिल्कुल मना कर दिया कि देखो सुधा, हम में से कोई एक ही काम कर सकता है, हम में से किसी एक का बच्चों के साथ रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनकी अच्छी परवरिश हो ये भी हमारी ज़िम्मेदारी है। कहीं ऐसा ना हो हम अपने सक्सेस के चक्कर में अपने बच्चों को भूल जाएं। तो सुधा मैम काम का मन तो बहुत था कि वो काम करे, बट उनकी ये नारायण सर की ये शर्त कि उनमें से कोई एक ही काम कर सकता है, इसने उनको रोक दिया। तो मैम को घर पर ही रहना पड़ा, उन्हें इन्फोसिस को छोड़ना पड़ा था। तो लेकिन मैम घर पर रहकर बैठने वाली लेडीज़ में तो थी नहीं, उन्होंने घर पर ही बुक्स लिखना स्टार्ट कर दिया। मतलब बहुत कम एज से उन्होंने बुक्स लिखना स्टार्ट किया था और उनकी बुक्स खूब बिकी मार्केट में, अभी भी बिकती हैं और बहुत अच्छी बुक्स होती है, मैं पढ़ती हूँ उन्हें। मतलब वो बताती हैं कि मैं अपनी बुक्स में बहुत डिफ़िकल्ट वर्ड नहीं डालना चाहती हूँ, उसे बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं अपनी बुक्स लिखती हूँ उन वुमेन्स के लिए जो कि हाउस होल्ड वर्क करती है, जो कि हाउस वाइफ है। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि जब वो बुक्स को पढ़ने बैठे तो उन्हें बार बार डिक्शनरी खोल के देखना पड़े कि इस वर्ड की मीनिंग क्या है, इस वर्ड की मीनिंग क्या है। तो मेरी बुक्स, मैं चाहती हूँ कि मेरे जो रीडर्स रहें वो एकदम कंफर्टेबल रहें मेरी बुक्स को पढ़ते टाइम। तो देन ऐसे करते करते वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी खूब ग्रो की। और उनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया कि सुधा जी, आपको नहीं लगता कि आपने अपने बच्चों के लिए और अपने हस्बैंड के लिए अपने सपनों की कुर्बानी दे दी, आप अपनी पहचान नहीं बना पाई? तो मैम बहुत प्राउडली बताती हैं कि आपको गलत लगता है, आपको क्या लगता है कि लोग सिर्फ मुझे इस वजह से जानते हैं क्योंकि मैं नारायण मूर्ति की पत्नी हूँ? क्या लोग मुझे इस वजह से जानते हैं कि मैं ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर की वाइफ की मदर हूँ? बहुत लंबा रिलेशन हो गया ना। क्या लोग मुझे इसलिए जानते हैं कि मैं राहुल और अक्षता की माँ हूँ? जी नहीं। इससे ज़्यादा लोग मुझे इस वजह से जानते हैं कि मैं एक सोशल वर्कर हूँ, मैं एक राइटर हूँ, और मुझे फॉरेन और इंडिया से अब तक 20 अवार्ड्स मिल चुके हैं अपने सोशल वर्क के लिए। तो मैंने अपनी पहचान खुद बनाई है। भले ही मैं नारायण मूर्ति की पत्नी हूँ, लेकिन मैं सुधा मूर्ति हूँ, मैं सुधा हूँ, और मैंने एक सुधा के रूप में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। मुझे नहीं लगता कि मैंने कहीं से भी अपने सपनों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया है। तो ये थी उनकी जर्नी। मुझे तो इनकी लाइफ से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आई होप आपको भी इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। एंड या, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, देन सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू।